नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार लांबा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लोरियस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हस्तकला। तो हम राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की हस्तकला। तो अब पहली बात आती है कि साहब हस्तकला किसे कहा जाता है। हाथ से विभिन्न प्रकार की कलात्मक या फिर आकर्षक वस्तुएं बनाने की क्या होती है, कला होती है। और उस कला को हम क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। तो राजस्थान है, इस राजस्थान में हस्तकला है। इस हस्तकला का सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है। और सबसे बड़ा जो केंद्र है ये राजस्थान में किस गांव में है? तो उस गांव का नाम है बोरानाडा गांव। और ये बोरानाडा गांव है, ये कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। तो मान लो प्रश्न आ गया कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो केंद्र कहाँ पर है? बोरानाडा, जोधपुर में। राजस्थान है, इस राजस्थान में हस्तकलाओं की क्या है, तीर्थी स्थली। तो राजस्थान में हस्तकलाओं की जो तीर्थ स्थली है वो तीर्थ स्थली किसे कहा जाता है? जयपुर को। अब बात आती है कि साहब जयपुर को हस्तकलाओं की तीर्थ स्थली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जयपुर में सर्वाधिक हस्त निर्मित वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसलिए जयपुर को हम हस्तकलाओं की तीर्थ स्थली भी कहते हैं। राजस्थान है, इस राजस्थान में उत्पादित राजस्थान में उत्पादित होने वाली क्या होती हैं, हस्तशिल्पी वस्तुएं होती हैं। और उन हस्तशिल्पी वस्तुओं के करे विक्रय व विपणन के लिए एक संस्थान कार्यरत है। और उस संस्थान का नाम क्या है? राजी स्थली। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान में उत्पादित होने वाली हस्तशिल्प वस्तुओं के क्रय विक्रय और विपणन के लिए कौन सी संस्थान कार्यरत है? तो उस संस्थान का नाम है राजी स्थली। तो क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। विक्रय का मतलब बेचना। और विपणन का मतलब होता है उन वस्तुओं का संग्रहण करना और उनका भंडारण करना। तो राजस्थान में हाथ से जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती उन वस्तुओं के खरीदने का, उनको बेचने का और उनका भंडारण करने का जो कार्य है वो कार्य राजस्थली नामक संस्थान के द्वारा किया जाता है। और ये राजस्थली संस्थान है, इसकी जो स्थापना है ये स्थापना की गई थी मार्च 2008 ईस्वी में। और इसकी स्थापना की गई थी जयपुर में। और वर्तमान समय में ये संस्थान राजस्थान के 5 जिलों में कार्यरत है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो वर्तमान समय में राजस्थली संस्थान राजस्थान के कितने जिलों में कार्यरत है? 5 ही जिलों में कार्यरत है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि साहब
हस्तकला है। इस हस्तकला को 1992 ईस्वी की औद्योगिक नीति थी। उस औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को लघु उद्योग का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। तो कौन से वर्ष की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था? 1992। हस्तकला है। इस हस्तकला को 1998 की क्या है? औद्योगिकी नीति है। और इस औद्योगिक नीति में इसको सबसे ज्यादा क्या दिया गया था? संरक्षण दिया गया था। तो किस वर्ष की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा मिला था? वो तो थी 1992। किस वर्ष की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण दिया गया था? तो वो नीति थी 1998 की। अब बात आती कि साहब हस्तकला उद्योग है, क्या है? हस्तकला एक लघु उद्योग है। तो इस हस्तकला उद्योग है, इस हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक जो संरक्षण है, ये सर्वाधिक संरक्षण किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो इसको सर्वाधिक संरक्षण दिया जाता है राजसिको नाम की क्या है? संस्थान है, उसके द्वारा दिया जाता है। और राजसिको है, इसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। और ये राजसिको है, इस राजसिको की क्या है? स्थापना है। और इसकी स्थापना की गई थी 3 जून 1961 ईस्वी में। तो राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला जो संस्थान है वो कौन सा है? राजसिको। और राजसिको की स्थापना कब की गई थी? 3 जून 1961 ईस्वी में। अब अपनी पहली कला आती है पोट्री कला। पहली कला कौन सी है? पोट्री कला। अब बात आती है कि साहब ये पोट्री कला क्या होती है? तो पोट्री कला है, ये चीनी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? चीनी मिट्टी है। और इस चीनी मिट्टी के क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। और उन बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के रंगों से क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। और वो चित्र बनाने की क्या होती है? कला होती है। उस कला को हम क्या कहते हैं? पोट्री कला। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के रंगों से चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? पोट्री कला। जैसे चाय पीने का जो कप आता है, चाय पीने का क्या आता है? कप। और वो कप किसका बना हुआ होता है? चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। और उस कप पर अलग अलग प्रकार के रंगों से क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं। तो वो चाय पीने का कप है, वो किस कला का उदाहरण मान सकते हैं? पोट्री कला का। अब राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के रंगों से चीनी मिट्टी के बर्तनों पर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। जैसे एक पोट्री है जिसका नाम है ब्लू पोट्री। कौन सी पोट्री? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? नीली पोट्री। इसमें एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री है या नीली पोट्री, इसका क्या है? जन्म है या फिर जो उद्भव है, ये कहां पर हुआ था? तो इसका जन्म या उद्भव है
ये हुआ था ईरान या पर्सिया या फारस में। तो ब्लू पोट्री का जन्म कहां पर हुआ था? ईरान, पर्सिया या फारस में। वहां से इस कला के जो कलाकार है, ये कलाकार कहाँ आए थे? अफगानिस्तानी आए थे। और अफगानिस्तान से कहाँ आए थे? लाहौर। और लाहौर से कहाँ आए थे? आमेर। और ये आमेर किस जिले में पड़ता है? जयपुरी जिले में। आज भी राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है, ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान है, इस राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्लू पोट्री के कलाकारों को राजस्थान में लाहौर से लेकर आने वाला जयपुर या आमेर का शासक ही कौन था? तो आमेर का शासक था जिसका नाम था मानसिंह प्रथम। और ये मानसिंह प्रथम इस ब्लू पोट्री के कलाकारों को लाहौर से कहां लेकर आया था? आमेर, जयपुर लेकर ही आया था। अब ये मानसिंह प्रथम है, ये किस राजवंश से संबंधित था? कछवार राजवंश से संबंधित था। और कछवार राजवंश राजस्थान में कहां पर था? जयपुर में था। तो अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्लू पोट्री के कलाकारों को सर्वाधिक संरक्षण किस राजघराने ने दिया था? तो राजघराने का नाम पूछे तो जयपुर राजघराना या फिर कछवा राजघराना। अगर व्यक्तिगत शासक का नाम ही पूछे तो उस शासक का नाम है जयपुर है। उस जयपुर का शासक था जिसका नाम है सवाई राम सिंह द्वितीय। और इस सवाई राम सिंह द्वितीय ने जो ब्लू पोट्री है, इस ब्लू पोट्री के कलाकारों को सर्वाधिक क्या दिया था? संरक्षण या महत्व ही दिया था। तो जयपुर के किस शासक ने ब्लू पोट्री के कलाकारों को सर्वाधिक संरक्षण दिया था? तो उस शासक का नाम था सवाई राम सिंह द्वितीय। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने कालू कुम्हार और एक व्यक्ति था जिसका नाम था चूड़ामणि कुमार, इन दोनों को सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्लू पोट्री का कार्य सीखने के लिए कहां पर भेजा था? दिल्ली भेजा था। और इनको दिल्ली में किस व्यक्ति के पास भेजा था? बोड़ू कुमार के पास ही भेजा था। इसके पास? बोड़ू कुमार के पास। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्लू पोट्री के किन कलाकारों को ब्लू पोट्री का कार्य सिखाने के लिए आमेर से दिल्ली भेजे थे? तो एक का नाम तो क्या था? कालू कुमार। दूसरे का नाम चूड़ामन कुमार। और इन दोनों को दिल्ली के बोड़ू कुमार के पास ब्लू पोट्री का कार्य सीखने के लिए भेजा था। अब बात आती है कि साहब ब्लू पोट्री है, कौन सी पोट्री है? ब्लू पोट्री। तो इसी ब्लू पोट्री का सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार हुआ है, सबसे प्रसिद्ध क्या हुआ है? कलाकारी हुआ है। उस कलाकार का क्या नाम है? तो उस कलाकार का नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कलाकार का क्या नाम है? कृपाल सिंह शेखावत। और इस कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री, इस ब्लू पोट्री में कितने रंगों का प्रयोग किया था? तो इसने ब्लू पोट्री में
25 प्रकार के रंगों का क्या किया था, प्रयोग किया था। करपाल सिंह शेखावत इसको ब्लू पोट्री के लिए 1974 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार ही मिला था। करपाल सिंह शेखावत, इस करपाल सिंह शेखावत का क्या है संबंध है, और यह संबंध राजस्थान के किस जिले से है, सीकरी जिले से। और सीकर जिले की किस तहसील से है, श्री माधोपुरी तहसील से। और इस तहसील का भी कौन सा गांव है, मऊ गांव। तो करपाल सिंह शेखावत है सीकर जिले की श्री माधोपुर तहसील के मऊ गांव का रहने वाला था, और इसका जन्म इस गांव में 1922 ईस्वी में हुआ था। 1963 ईस्वी में करपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री का कार्य शुरू किया था, और 1974 में इसको पद्मश्री पुरस्कार मिला, और 2007 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये बात हो गई किसके बारे में, ब्लू पोट्री के बारे में। तो ब्लू पोट्री के कलाकार जयपुर में कहां से आए थे, लाहौर से। लेकर आने वाला कौन था, मानसिंह प्रथम। ब्लू पोट्री को सर्वाधिक संरक्षण आमेर के किस शासक ने दिया, सवाई राम सिंह द्वितीय। प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ, करपाल सिंह शेखावत। अब एक है ब्लैक पोट्री, एक कौन सी है, ब्लैक पोट्री, या हम इसको कह सकते हैं काली पोट्री। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से क्या बना दिए जाते, चित्र, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक पोट्री। और ये ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। एक है लाख पोट्री, कौन सी पोट्री, लाखी पोट्री। और ये लाख पोट्री राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। एक है सुनहरी पोट्री, कौन सी पोट्री, सुनहरी पोट्री। और ये सुनहरी पोट्री है, ये प्रसिद्ध है रामसर गांव की। और ये रामसर गांव कहां पर पड़ता है, बीकानेर में। एक है लाल व सफेद पोट्री। तो लाल व सफेद पोट्री है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है पोकरण गांव। और पोकरण गांव कहां पर पड़ता है, जैसलमेर। एक पोट्री है कागजी या परतदार या फिर डबल कटी पोट्री। तो कागजी या परतदार या डबल कट जो पोट्री है, ये पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। तो अब इस पोट्री में यानी कागजी पोट्री में क्या होता है कि कागजी पोट्री में चीनी मिट्टी के बर्तन बने हुए होते हैं, और वो बर्तन किसके समान पतले होते हैं, कागज के समान या परत के समान क्या होते हैं, पतले होते हैं। और उन बर्तनों पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कागजी या परतदार या डबल कटी पोट्री। तो ये तो बात हो गई पोट्री कला के बारे में। उसके बाद में अगली जो पोट्री अगली जो कला आती है, वो कला कौन सी है, उस कला का नाम है टेराकोटा कला। कौन सी कला, टेराकोटा कला। अब बात आती कि साहब ये टेराकोटा कला क्या होती है। तो ये होती है, कौन सी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। और उस चिकनी मिट्टी से
विभिन्न प्रकार के क्या बनाए जाते हैं? बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। तो चिकनी मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन और खिलौने बनाने की क्या होती है? कला होती है। उस कला को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कला। अब बात आती कि साहब इस कला में क्या क्या काम होते हैं और इस कला का उदाहरण क्या है। तो हमारे घर में जो मटका होता है, घड़ा होता है जिससे हम पानी पीते हैं, तो वो घड़ा या मटका किस कला का उदाहरण माना जाता है? टेराकोटा कला का उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो वो दीपक भी किसका बना हुआ होता है? चिकनी मिट्टी का। तो ये सब किस कला के उदाहरण माने जाते हैं? टेराकोटा कला के उदाहरण माने जाते हैं। राजस्थान है, इस राजस्थान में ये टेराकोटा कला है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मोलेला गांव, राजसमंद। कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव में, राजसमंद। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मर्दा शिल्प कला के लिए, मर्दा शिल्प कला के लिए कौन सा गांव जाना जाता है? तो वो गांव कौन सा है? मोलेला। और मर्दा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। इस कला के दो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। क्या हुए हैं? प्रसिद्ध कलाकार। और वो प्रसिद्ध कलाकार एक तो है मोहनलाल कुमावत और एक है खेमचंदी कुमावत। तो मोहनलाल कुमावत और खेमचंद कुमावत ये दोनों किस कला के कलाकार माने जाते हैं? तो वो कला है टेराकोटा कला। अब बात आती कि साहब टेराकोटा कला के कोई और उदाहरण जो अलग अलग स्थानों के प्रसिद्ध है। जैसे एक तो है मांदल। क्या? मांदल। और ये मांदल है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि मांदल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किस गांव का? राजसमंदी गांव का। या राजसमंद के मोलेला गांव का क्या है? प्रसिद्ध है। अब बात आती कि साहब ये मांदल क्या है? ये मांदल है, ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। मांदल है, ये ढोलकी से मिलता जुलता वाद्य यंत्र ही होता है। ढोलकी की जो कुंडी होती है वो तो बनी हुई होती है लकड़ी की, जबकि मांदल की जो कुंडी होती है वो बनी हुई होती है मिट्टी की। और मिट्टी का जो काम है वो कहाँ पर होता है? मोलेला गांव में। इसलिए ये वाद्य यंत्र भी कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला गांव ही, राजसमंद। एक है सुराही। क्या है? सुराही। और ये सुराही प्रसिद्ध है रामसर गांव की। और ये रामसर गांव कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर। एक है कूंजिया। और ये कूंजिया प्रसिद्ध है बसवा गांव। और बसवा गांव कहाँ पर पड़ता है? दौसा में। बसवा गांव कहाँ पर पड़ता है? दौसा में पड़ता है। इस कूंजिया को हम स्थानीय भाषा में कहते हैं लोटड़ी। क्या कहते हैं? लोटड़ी। और ये मिट्टी की बनी हुई होती है और इसके पैदा नहीं होता है। तो इसको जब हम खड़ा करते हैं तो ये किसी भी तरफ लौट सकती है, उस आधार पर इसको क्या कहा जाता है? लोटड़ी। एक है मोण। मोण का दूसरा नाम माट, तीसरा नाम भरण और चौथा नाम ढाल। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मेड़ता गांव का। और मेड़ता गांव कहाँ पर पड़ता है?
नागौर में। तो सुराही, पूंजिया, मौन, ये तीनों क्या है? ये तीनों जलपात्र है और ये तीनों चिकनी मिट्टी से बने हुए होते हैं, जिनमें पानी या जल अधिक समय तक क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो मांडल, सुराही, कुंजिया, मौन, ये किस कला के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं टेराकोटा कला के अंतर्गत। तो ये बात हो गई टेराकोटा कला के बारे में। उसके बाद में अपनी अगली कला है पेपर मेसी। कौन सी कला है? पेपर मेसी। पेपर मेसी कला का दूसरा नाम क्या है? पुट्टी का कार्य। दूसरा नाम क्या है? पुट्टी का कार्य। तो पेपर मेसी या कुट्टी का कार्य क्या होता है? तो पेपर है, इस पेपर का मतलब क्या होता है? कागज। क्या होता है? कागज। और इस कागज की क्या होती है? लुगदी होती है। और उस कागज की लुगदी से विभिन्न प्रकार के क्या बनाए जाते हैं? बर्तन व खिलौने बनाए जाते हैं। तो कागज की लुगदी से विभिन्न प्रकार के बर्तन व खिलौने बनाने की कला क्या कहलाती है? पेपर मेसी या कुट्टी का कार्य। पेपर मेसी या कुट्टी का जो कार्य है, ये कार्य सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जयपुर और उदयपुर में होता है। कहां पर होता है? जयपुर व उदयपुर में। अब बात आती कि साहब इस पेपर में सी कला का उदाहरण कोई एक दो बर्तन तो होना ही चाहिए। एक तो होता है डूमला। ये डूमला ना अपनी भाषा में कहते हैं ठटिया। ये कहते हैं ठटिया कहते हैं। तो ये ढूमला या जो ठटिया होता है, ये किसका बना हुआ होता है? कागज का बना हुआ होता है। अब बात आती है कि साहब इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले कागज को और कागज के साथ में मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोया जाता है। भिगोने के बाद में जब ये गल जाते हैं तो उस समय इसको पानी में से निकालकर उखली में डाल दिया जाता है और उस उखली में मुसड़ की सहायता से इसको कूटा जाता है। अब कूटने के बाद में इसकी क्या बन जाती है? लुगदी बन जाती है। कागज की और मुल्तानी मिट्टी की क्या बन जाती है? लुगदी बन जाती है। अब हमें ढूमला बनाना है तो क्या काम किया जाता है? घर में जो पुराना मटका होता है उस मटके को उल्टा रख दिया जाता है और उसके ऊपर कागज